Hello everyone. Our today's topic is insect resistant plant. Let's start. First we will see what is the meaning of plant resistant or plant resistance. As you all know, जब भी हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या कोई डिजीज कंडीशन हमारे ऊपर आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस डिजीज से उस स्ट्रेस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए फाइट करता है। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी एक कैपेबिलिटी होती है कि जब कोई स्ट्रेस कंडीशन उसके ऊपर आती है तो वो उस स्ट्रेस कंडीशन से ओवरकम करके नॉर्मल ग्रोथ करने की कोशिश करता है। इसी को हम बोलते हैं प्लांट रेसिस्टेंट सिस्टम और प्लांट रेसिस्टेंस, और वी कैन से प्लांट इम्यून सिस्टम। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लांट रेसिस्टेंट की या इम्यून सिस्टम की तो वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस condition, as we can see here, stress condition plant can face. There are two type of stress for the plants: abiotic stress and biotic stress. abiotic stress में वो सारे फैक्टर आते हैं जो कि environmental condition की वजह से रेज होते हैं, like sunlight, hot weather, cold weather, salinity, water availability, drought condition. जब ऐसी किसी environmental condition की वजह से plant stress condition में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं abiotic stress for plant. ओके, नेक्स्ट है हमारा बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में वो फैक्टर्स आते हैं जिसमें सारे बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट, बैक्टीरिया, ऑल लिविंग थिंग्स जब कोई स्ट्रेस कंडीशन प्लांट के लिए क्रिएट करती हैं तब हम उसे बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि प्लांट अब बायोटिक स्ट्रेस फेस कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, यानी कि जब इंसेक्ट की वजह से कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो प्लांट उसके साथ कैसे ओवरकम करता है। बट इस टॉपिक में या इस क्लास में हम नेचुरली कैसे उसके साथ ओवरकम करता है, वी विल नॉट कवर दैट। वी विल कवर द थिंग्स जिनसे हमने प्लांट को डेवलप किया है कि वो प्लांट, टारगेट प्लांट हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट शो कर सके। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कोई प्लांट है और उसके अंदर कोई इंसेक्ट रेसिस्टेंट नहीं है, मीन्स कि जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके अटैक करता है तो इसमें डैमेज रहता है और ये इसके साथ ओवरकम नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट या क्रॉप है इसके अंदर ये इंसेक्ट रेसिस्टेंस आए, इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक ना करे, अटैक करे तो इसके साथ ये ओवरकम कर ले और नॉर्मल ग्रोथ करे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लांट which are resistant for insect. Okay, let's move on the next slide. Insect resistant plant. तो पहले हमें देखना है कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप करने की जरूरत क्यों आई। फर्स्ट, इंसेक्ट आर द मोस्ट डाइवर्जेंट स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स जो compete करते हैं प्लांट के साथ अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए। सबसे ज्यादा एनिमल जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि वहीं से वो अपना फूड लेते हैं, अपना हैबिटेट भी वहीं पर उनका होता है। तो इसलिए हम इंसेक्ट की वजह से बहुत सारी डैमेज प्लांट पर हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो क्रॉप है हमारी, जो फूड क्रॉप्स है, उसका 1/5 पोर्शन इंसेक्ट की वजह से डैमेज हो रहा था। 1/5 पोर्शन क्रॉप का हमारा डैमेज कर हो जा रहा था इंसेक्ट की वजह से। अब हो क्या रहा था नेक्स्ट, अब जब इतना डैमेज इंसेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिया इंसेक्ट को किल करने के लिए। वो यूज जब हमने स्टार्ट किया तो उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम भी रेज होनी शुरू हुई, लाइक पोल्यूशन। जब हम कॉन्टिन्यूसली अपने फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो इंसेक्ट को तो किल कर दे रहा है, बट उसकी वजह से कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और वो जो केमिकल, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं वो एडवर्स इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या किसी भी कंज्यूमर के ऊपर। जो भी उस क्रॉप को कंज्यूम करेगा उसके हेल्थ पर भी कुछ उस केमिकल के इफेक्ट आते हैं। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए तो वो इंसेक्ट कुछ टाइम के बाद रेसिस्टेंट हो जा रहा है उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए, यानी कि कुछ टाइम बाद उसका कोई इम्पैक्ट उस इंसेक्ट पर नहीं होता है और वो हैबिचुअल हो जाता है उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए, और उसके बाद वो किल नहीं होता। तो हमारा जो यूज है इंसेक्टिसाइड का वो हमारे लिए, स्प्रे है हमारा, वो यूजलेस हो गया और पोल्यूशन भी हो रहा है और एडवर्स इफेक्ट भी आ रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, ह्यूमन कंज्यूमर के ऊपर। फिर
इसकी वजह से एक और इम्पॉर्टेंट लॉस हो रहा था हमें कि जब हम कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, अपनी क्रॉप्स के ऊपर, या पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ हमारे ऐसे इंसेक्ट्स की भी डेथ हो जाती है जो हमारे लिए यूजफुल है, लाइक हनी बी। हनी बी क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल पॉलिनेटर का काम करती है। पॉलिनेशन करेगी, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, नए प्लांट्स बनेंगे, नई जनरेशन डेवलप होंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि इंसेक्टिसाइड के यूज होने की वजह से हनी बीज का या अदर इंसेक्ट्स जो हमारे लिए यूजफुल है उनकी डेथ हो जा रही है, जिसकी वजह से ये भी हमारा नेचुरल पॉलिनेशन का जो फिनोमिना है वो भी हमारा अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारे केमिकल इंसेक्टिसाइड जो हम स्प्रे कर रहे थे क्रॉप के ऊपर, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दीज आर द रीजन कि हम जो स्प्रे वाले करने वाले इंसेक्टिसाइड है उनको प्रेफर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम कुछ कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम यूज करें, टेक्निक्स का यूज करें, यानी कि कुछ ऐसी क्रॉप्स वैरायटीज डेवलप करें जिनके अंदर इंसेक्ट रेसिस्टेंट हो। ये कैसे कर सकते हैं हम, कि एक प्लांट है वन, दूसरा प्लांट है प्लांट टू, इसके अंदर हमारी कैपेबिलिटी है इंसेक्ट से फाइट करने की, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो हम इसके अंदर से जीन इन दोनों का क्रॉस कराएं, हम इन दोनों प्लांट का क्रॉस कराएं और एक नई वैरायटी डेवलप कर लें, जो क्या होगी, एक नई वैरायटी हमने डेवलप कर ली जो हमारी इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट होगी। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए हमारी ये भी सक्सेस नहीं हुई। तो अब हम नेक्स्ट हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है, वी विल सी। जब हमारी लास्ट टू अप्रोचेस यानी कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम काम नहीं आया, तो हमने नेक्स्ट ऑप्शन जो देखे वो इन तीन अप्रोचेस के बेसिस पर थे। जैसे कि फर्स्ट अप्रोच एंटीबायोसिस। इस अप्रोच में क्या था, यानी कि अब हम नेक्स्ट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप करने के लिए। इस ऑप्शन में क्या था कि हम किसी भी प्लांट के अंदर, लाइक कोई भी क्रॉप है, लाइक ब्रिंजल, ब्रिंजल है हमारा, ब्रिंजल के अंदर इंसेक्ट रेसिस्टेंट नहीं है, यानी कि जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है तो ये डैमेज हो जाता है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ब्रिंजल के अंदर कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगे जिसकी वजह से इंसेक्ट जब इसके ऊपर आए और फीड करें तो वो किल हो जाए। इस तरह से हमारा जो ब्रिंजल है वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट हो जाएगा। तो एक अप्रोच हमारे सामने ये थी। सेकंड आती है हमारे सामने एंटीजोनोसिस या नॉन प्रेफरेंस। एंटीजोनोसिस या नॉन प्रेफरेंस अप्रोच में क्या हमारा क्या हम फॉलो करते हैं कि हम प्लांट के अंदर कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर दें जिससे कि जो हमारे इंसेक्ट हैं वो उनके लिए सूटेबल ना बचे, एज अ शेल्टर या फीड करने के लिए वो सूटेबल ना बचे। लाइक कि हम प्लांट के अंदर कुछ ट्राइकोम्स, लाइक आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास स्पाइक्स जैसे होते हैं जो हम जब टच करते हैं तो हमें थोड़ा हर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस लाएं जिसकी वजह से प्लांट अनअट्रैक्टिव हो जाए इंसेक्ट के लिए, और इंसेक्ट उसके ऊपर ना आए और अपना शेल्टर वहां पर ना ढूंढे, तो जिसकी वजह से वहां पर डैमेज कम होने लगेगा। एक अप्रोच ये थी। फिर थर्ड अप्रोच थी हमारी टॉलरेंस। इस अप्रोच में क्या था कि प्लांट के ऊपर अगर इंसेक्ट अटैक भी करते हैं तो भी उनके ऊपर अगर डैमेज होती है तो प्लांट उस डैमेज को बहुत क्विकली ओवरकम कर ले और उसकी ग्रोथ पर कोई खास इम्पैक्ट ना आए। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी हमने जब इनके बेसिस पर हम अब डेवलप कर सकते थे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। नाउ वी विल सी कि हाउ these strategies will help। जब हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट की, तो फर्स्ट वी शुड सी कि विच इंसेक्ट्स अफेक्ट द क्रॉप्स मोर। सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करने वाले या डैमेज करने वाले इंसेक्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये चार हमारे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा, दीज आर ऑर्डर्स। ये हमारे ऑर्डर्स हैं। As you all know, there is a classification for everything living organism, plants, animals, सबके लिए, जिसमें हम कुछ क्लासेस पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, ऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो उनमें से ये ऑर्डर्स मैंने बताए हैं। तो ये ऑर्डर्स जो हैं चारों, और इन ऑर्डर में ये हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, बीटल्स, वीवर्स और मॉथ्स, फ्लाइज, ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स। ये सबसे ज्यादा हमारी फूड क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो these are the major group of insect which affect the food crops more।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब तक हमने देखा कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हमारी फूड क्रॉप को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं और किस तरह से हम उनसे अब तक फाइट करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम को यूज करके। बट अब तक जो हमने देखा उससे हमें प्रूफ होता है कि ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, और अगर सक्सेसफुल हो भी पा रही हैं तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारी हेल्थ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि नेक्स्ट अप्रोच हम क्या यूज करें जिससे कि हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से डैमेज होने से बचा सकें। तो देयर वाज एन अनदर ऑप्शन ऑफ ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ऑफ ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अब इस ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट अब नेचुरल तरीके से, यानी कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि इस चेंज की वजह से हमारा जो प्लांट होगा वो नेचुरल तरीके से इंसेक्ट के साथ फाइट कर पाएगा। तो इसी तरह के प्लांट में को हम बोल रहे हैं ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। रीजन क्या था हमारे सामने? पहला तो रीजन था कि हमने जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज किया वो हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। हमारे सामने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं हमें जो इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से हो रहे हैं। सेकंड हमारा रीजन था कि हमारी जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है वो भी डेड हो जा रहे हैं। फिर एक रीजन हमारे सामने ये भी था कि जब हम इन इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे होने के बाद जो इनका डिग्रेडेशन टाइम है वो भी लिमिटेड है। कि सपोज कि हमने आज कोई पेस्टिसाइड किसी फील्ड पर स्प्रे किया और उसका जब स्प्रे करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 आवर्स कोई भी पेस्टिसाइड हमारा या इंसेक्टिसाइड जो है वो स्टेबल हो पा रहा है, उसके बाद वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म जो होती है आफ्टर सम टाइम या 24 टू 40 आवर्स के बाद होगा क्या कि ये अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होने के बाद क्या होगा कि जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा तो ये इंसेक्ट को किल करने में कैपेबल नहीं होगा, यानी कि हमने इंसेक्टिसाइड का यूज भी किया पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाया क्योंकि नाउ इट इज नॉट एबल टू किल दैट इंसेक्ट। तो ये रीजन थे कि हमें अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दिस इज द रीजन कि देयर वाज अ नीड ऑफ ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। नाउ वी विल सी कि हाउ वी डेवलप द ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली बात क्या आती है? ट्रांसजेनिक का मतलब समझते हैं आप? ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि जब भी हम, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि ट्रांसजीन, ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसजीन, ट्रांसजीन मतलब कि कोई ऐसा जीन जो उस ऑर्गेनिज्म का अपना जीन ना हो, वो किसी कहीं और सोर्स से हमें लिया गया हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कैसे ये जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं प्लांट, इंसेक्ट और कुछ जीन्स के नाम, इन सब से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब कोई क्रॉप है, सपोज की ब्रिंजल था, ब्रिंजल के प्लांट पर जो इंसेक्ट्स है जब वो आकर अटैक करते हैं या उस पर फीड करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डैमेज कॉज कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ब्रिंजल के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट इसके ऊपर अगर अटैक करें, इंसेक्ट है, सपोज कोई इंसेक्ट है और ये इसके ऊपर अटैक करे अगर, तो क्या हो कि ये इंसेक्ट हमारा किल हो जाए। अब इस करने के लिए हमें, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसा चेंज करें, कोई टॉक्सिन ये रिलीज करे, या तो इसके फिजिकल अपीयरेंस चेंज है जिसकी वजह से अनअट्रैक्टिव हो जाए किसी इंसेक्ट के लिए, या फिर आने पर इसे किल कर दे। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे जीन्स को सेलेक्ट किया, ऐसे जीन्स हमने सेलेक्ट किए, ये हैं वो जीन्स प्लांट में, इंसेक्ट में, माइक्रोब्स में। अगर हम इन जीन्स को इस ब्रिंजल के प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दें, इनमें से किसी जीन को हम इसमें ट्रांसफर कर दें, तो ऐसा ट्रांसफर करने पर क्या होगा कि ये प्लांट कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो, या कोई कोई भी ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसके ऊपर जब इंसेक्ट फीड करेगा तो ये इस इंसेक्ट की डेथ को कॉज करेगा, यानी कि अब ये इंसेक्ट किल हो जाएगा अगर ये इसके ऊपर फीड करता है। तो हमने सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन या हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, कोई भी ट्रांसजीन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कोई फॉरेन जीन, कोई फॉरेन जीन हमारा
हमें चाहिए जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड फीचर हो, फॉरेन जीन विद डिजायर्ड फीचर। तो अब हम डिजायर्ड फीचर, तो ये है हमारे पास कुछ ऐसे जीन्स जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप करने के लिए। सबसे पहले मैंने दिखाया यहाँ पर प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर नेचुरली ही इंसेक्ट रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी होती है कि वो इंसेक्ट के साथ फाइट कर पाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड है, एंड देयर आर सम अदर प्लांट्स जिनके पास ये नेचुरली कैपेबिलिटी है। तो उनके अंदर से हमने देखा कि वो कैसे फाइट कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि लैक्टिन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीएज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीएज इनिबिटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्फा अमाइलेज इनिबिटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे ही प्लांट से इन जीन्स को आइसोलेट किया और इनको अपने टारगेट क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दिया। और इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारी टारगेट क्रॉप थी उसके अंदर भी कैपेबिलिटी आ गई कि वो इंसेक्ट के साथ फाइट कर सके या उससे होने वाली डैमेज से बच सके। ऐसे ही इंसेक्ट से हमने कुछ जीन्स को देखा कि ये जो जीन्स है जो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, इन जीन्स से जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं इंसेक्ट से फाइट करने में। और ऐसे ही है माइक्रोब्स में। ये जो जीन्स हैं, ये सब जीन्स अगर हम किसी भी अपनी टारगेट क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद हमारी टारगेट क्रॉप में कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि वो इंसेक्ट के साथ फाइट कर सके। तो दिस इज द अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ जीन्स फॉर ट्रांसफर। नेक्स्ट वी विल सी, अब तक हम क्या देख चुके हैं कि कितनी हमारे पास कौन से इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं और उनसे फाइट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल ऑप्शन हमारे पास आया कि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करने पड़ेंगे जो नेचुरल तरीके से इंसेक्ट के साथ फाइट कर सकें। हमने उनके लिए सोर्सेज भी देखे कि कहाँ कहाँ से हम वो जीन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रांसजीन जो फॉरेन जीन हमें चाहिए वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, वो हम देख चुके हैं। अब इन जीन को यूज कर कर हमने क्रॉप डेवलप करी जिन्हें हम बीटी क्रॉप्स भी कहते हैं। उनका एक एग्जांपल है बीटी क्रॉप्स। जब बीटी क्रॉप्स की बात हम करते हैं तो ये हमारी कैसी क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है। बीटी क्रॉप हमारी कैसी क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है कि ये ऐसी क्रॉप्स हैं इनके पास कोई ट्रांसजीन है। ट्रांसजीन मतलब कोई ऐसा जीन जो इनका अपना नहीं है, हमने कहीं और से लिया है, इसका सोर्स कुछ और है। तो इस बीटी क्रॉप के केस में ये जीन का सोर्स क्या है हमारा, इसका सोर्स है हमारा बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है एक बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है, यानी कि सॉइल में रहने वाला, नेचुरली रहने वाला एक बैक्टीरिया है जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। हमने इससे जीन आइसोलेट किया। अब ये जीन आइसोलेट करने का हमारा क्या पर्पस था, क्योंकि इस जीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेल्प करेंगी हमारी क्रॉप को इंसेक्ट से फाइट करने में। तो हमने क्या किया, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस सॉइल में रहने वाला एक बैक्टीरिया है, उससे हमने अपना एक जीन आइसोलेट कर लिया और उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, जो हमारी टारगेट क्रॉप है। अब इस जीन को हमने क्यों आइसोलेट किया, हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस जीन का क्या फीचर है, जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है, ये जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है, इसके पास एक ऐसा जीन है जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक जीन है जो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन को हम क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं, क्यों, और इस जीन को, क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को हम क्राई जीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्राई जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये क्राई प्रोटीन कैसी होती है शेप में, क्रिस्टल शेप में होती है, क्रिस्टल शेप होती है, इसलिए हमने इसे क्रिस्टल से क्राई लेकर इसको नाम दे दिया क्राई प्रोटीन। तो इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के पास एक क्राई जीन है जो क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और ये क्राई प्रोटीन क्या है, ये क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिन है, ठीक है। अब इस बीटी टॉक्सिन के बारे में और क्राई प्रोटीन के बारे में मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप डिटेल में वहां पर चेक कर सकते हैं अबाउट द क्राई प्रोटीन, क्राई टॉक्सिन और बीटी टॉक्सिन एंड सम अदर फीचर्स ऑफ बीटी क्रॉप्स। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो बीटी टॉक्सिन का हमने जीन आइसोलेट कर लिया बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से। अब हमने क्या किया, इस जीन का यूज किया हमने अपनी टारगेट क्रॉप में। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जीन को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
अब मॉडिफाई करने में हम क्या क्या करते हैं, मॉडिफाई करने में हम करते हैं यूज, इस जीन के अंदर प्रमोटर लगाते हैं, प्रमोटर लगाते हैं और क्या लगाते हैं, मार्कर जीन लगाते हैं, मार्कर जीन लगाते हैं। इन प्रमोटर और मार्कर लगाने का मतलब क्या होता है कि हम कंट्रोल कंडीशन से या कंट्रोल तरीके से अपने जीन का, जो हमने ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस करना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को। तो इसलिए प्रमोटर और मार्कर जीन लगाते हैं। मार्कर हम सिलेक्शन के लिए लगाते हैं, प्रमोटर कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। तो हमने अब तक हमने देखा कि बैसिलस थ्रेंजनेसिस, जिसके पास एक ऐसा जीन है जो क्राई प्रोटीन बनाता है, ये क्राई प्रोटीन हमारी इंसेक्ट से फाइट करने में हेल्प कर सकती है। तो हमने क्या किया, इस क्राई प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को आइसोलेट किया बैसिलस थ्रेंजनेसिस से, इस जीन को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रमोटर लगाया और मार्कर लगाया। प्रमोटर हमें इस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, मार्कर हमें इसके सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जीन को इंसर्ट कर देंगे होस्ट प्लांट में। जब होस्ट प्लांट में इंसर्ट करने की बारी आती है तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर दें या फिर हम वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कर दें। ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन द प्लांट। देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे गन मेथड आता है, हमारा माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड आता है, और इनडायरेक्ट में हमारे कौन से आते हैं, एगेरोबैक्टीरियम मीडिएटेड। ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने पढ़ाई होगा। तो इन दोनों मेथड से हमने क्या किया, अपना जीन अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर कर दिया, और अगर हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो पहले एगेरोबैक्टीरियम के अंदर करेंगे, फिर एगेरोबैक्टीरियम से हम तब प्लांट में करेंगे। ट्रांसफर हो गया, अल्टीमेटली हमारा जो जीन है आइसोलेट कर लिया हमने बैसिलस थ्रेंजनेसिस से, उसे मॉडिफाई कर दिया और अपने प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद ये पॉइंट हम उसके लिए कह रहे हैं जब हम वेक्टर ले रहे हैं, जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। जब हमने अपना जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्राई प्रोटीन का जो जीन है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया अपने प्लांट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं जिनके अंदर अब क्या है, हमारा क्राई जीन भी प्रेजेंट है। हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये क्राई जीन भी इनके अंदर प्रेजेंट है। अब हम इनके अंदर बैक क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। और इस तरह से क्या होगा, हमारे पास नई प्रोजेनीज डेवलप हो जाएंगी। वो प्रोजेनीज भी कैसी होंगी हमारी, जिनके अंदर क्राइजीन प्रेजेंट होगा। और क्राइजीन प्रेजेंट होने पर अब ये जो प्लांट है ये भी क्राइजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या इससे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कि होगा क्या। फर्स्ट वी विल क्लियर दिस, I have to make some space. Okay. देखो, अब तक हमने ये तो देख लिया कि हमने क्राई प्रोटीन को एक्सप्रेस करा दिया प्लांट के ऊपर, लेकिन इसका क्या पर्पज है। इसका पर्पज ये है कि जब हमने एक जीन आइसोलेट किया था, कहाँ से, बीटी से। ठीक है, ये क्या जीन था, क्राई जीन। ये क्राई जीन क्या कर रहा था, हमारा क्राई प्रोटीन बना रहा था। और ये क्राई प्रोटीन कैसी थी, हमारी टॉक्सिक थी। ठीक है, ये क्राई प्रोटीन कैसी थी, हमारी एक टॉक्सिक थी, टॉक्सिन कह सकते हैं। ये टॉक्सिन जब हमारा प्लांट एक्सप्रेस करने लगेगा, जब हमारे प्लांट के अंदर टॉक्सिन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा कि जब भी हमारा कोई भी इंसेक्ट आएगा, कोई इंसेक्ट आया हमारा, और इसके ऊपर जब फीड करेगा, ये कोई इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट जब इस प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो क्या होगा, ये टॉक्सिन भी साथ में जाएगा। ये टॉक्सिन जो है इसके अंदर मिडगट में चला गया है। अब ये टॉक्सिन क्या था, हमारा क्राइटॉक्सिन या बीटी टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन था, ये हमारा क्राइटॉक्सिन। ये जब इसके अंदर गया तो मिडगट में आकर इसे क्या मिलेगा, मिडगट में आकर इसे मिल जाएगी हमारी एल्केलाइन पीएच। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो गट की पीएच होती है दैट इज एल्केलाइन पीएच। इस एल्केलाइन पीएच पर आकर ये जो क्राइटॉक्सिन है ये कैसा हो जाएगा, अब हमारा ये क्राइटॉक्सिन हो जाएगा एक्टिव। कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव, यानी कि यहां तक ये इनएक्टिव था। ये जब क्राइटॉक्सिन बैसिलस थ्रेंजनेसिस के अंदर था तो ये कैसा था, इनएक्टिव था। लेकिन जब इसे एल्कलाइन पीएच मिली, जब इसे एल्कलाइन पीएच मिली तो कैसा हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये इंसेक्ट की जो गट सेल्स की मेम्ब्रेन है, जो गट की सेल की जो मेम्ब्रेन है उनको रप्चर करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो इसके अंदर जो टॉक्सिन है वो सारी गट सेल को बस्ट कर देगा, और बस्ट होने के बाद क्या कॉज करेगा, ये इंसेक्ट की
डेथ हो जाएगी। जब इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी तो फर्दर भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगी, पॉपुलेशन जो है वो इंसेक्ट की डिक्रीज हो जाएगी, ऑफ इंसेक्ट विल डिक्रीज। तो इस तरह से पॉपुलेशन जब डिक्रीज होगी तो फर्दर कोई डैमेज नहीं होगा हमारी क्रॉप को। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। बैसिलस thuringiensis से हमने एक जीन आइसोलेट किया बीटी क्रॉप्स बनाने के लिए। ये बीटी क्रॉप्स कैसी हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो अब कैपेबल है इंसेक्ट से फाइट करने के लिए। हमने बस इन्हें बनाने के लिए हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis से एक जीन आइसोलेट किया। उस जीन का नाम क्या था, क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। ये क्राई प्रोटीन क्या है, एक टॉक्सिन है। तो जब ये क्राइजीन हमारे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिससे कि हमारा प्लांट ट्रांसजेनिक बन जाएगा, तो अब इस प्लांट के अंदर भी कैपेबिलिटी है क्रायोटॉक्सिन बनाने की। अब ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो उसके पास क्रायोटॉक्सिन अवेलेबल है। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इस हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर आकर फीड करेगा तो क्या होगा कि ये टॉक्सिन इसके गट में चला जाएगा, और गट में जैसे ही इसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब तक ये इनएक्टिव था, प्लांट के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में था, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब जब एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा कि गट सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको ये रप्चर करना शुरू करेगा। देयर इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म कि कैसे ये रप्चर करता है। उसके लिए मैंने बताया आपको कि बीटी क्रॉप्स पर मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर। अब हमने क्या किया कि वो रप्चर कर दिया। रप्चर करने के बाद क्या होगा, जैसे ही गट रप्चर होगी तो क्या होगा, जो हमारा इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी तो फर्दर रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, फर्दर पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी, और हमारे जो क्रॉप है वो बच जाएगी। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बीटी क्रॉप्स। और ये बीटी क्रॉप्स कैसी हैं, ये बीटी क्रॉप्स हमारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी the mechanism I explained in the last slide. This is the picture for the same mechanism कि ये मैंने दिखाया हुआ है कि क्राई प्रोटीन है। ये क्राई प्रोटीन है जो कहाँ से लिया हमने, जल्दी से समझा देती हूँ इसे। क्राई प्रोटीन कहाँ से लिया हमने, बीटी से, बैसिलस thuringiensis से हमने इसका जीन लिया है, और जीन क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब ये प्लांट की लीफ दिखाई हुई है हमने, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये प्लांट की लीफ है। जो कौन से प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट की लीफ है जिसके अंदर क्या बन रहा है, हमारा क्रायोटॉक्सिन बन रहा है। क्रायोटॉक्सिन को जैसे ही आकर के ये इंसेक्ट दिखाया हुआ है, ये इंसेक्ट ने फीड किया तो ये जो क्राई प्रोटीन थी ये इसने इंजेस्ट कर ली। इंजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इसकी गट में पहुंच गई। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसकी गट में पहुंच गई है। गट में पहुंचने के बाद जैसे ही इसे अल्कलाइन पीएच मिलेगी तो ये सॉल्युबलाइज हो जाएगी। देख आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सॉल्युबलाइजेशन ऑफ क्रायोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिक अभी पूरी तरह इनएक्टिव नहीं था। जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिली तो ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पर इसे बाइंडिंग रिसेप्टर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये पोर फॉर्मेशन, और यानी कि कह सकते हैं अल्टीमेटली कि यहाँ पर जो गट सेल्स हैं उनमें क्या कर देगा, ये रप्चर करना शुरू कर देगा। और रप्चर करने के बाद क्या होगा, इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ बीटी क्रॉप्स। अब हमने देखा कि बीटी क्रॉप्स थी, ऐसी क्रॉप्स थी ट्रांसजेनिक जो कि क्या थी, इंसेक्ट रेसिस्टेंट थी। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीज इनहिबिटर इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। प्रोटीज इनहिबिटर इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट कैसे प्लांट है, ये भी कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट है। ये भी कैसे प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। इनके अंदर लेकिन डिफरेंस क्या है बीटी क्रॉप्स में और इनमें, बीटी क्रॉप्स में हमने अपना ट्रांसजीन यानी कि फॉरेन जीन कहाँ से लिया था, बैक्टीरिया से लिया था, बैसिलस thuringiensis से लिया था। लेकिन इनके अंदर जो हमने ट्रांसजीन लिया है कहाँ से लिया है, ट्रांसजीन जो लिया है हमने प्लांट से लिया है। कैसे प्लांट है ये प्लांट वो प्लांट है जो हम जिनके पास नेचुरली कैपेबिलिटी थी किसी इंसेक्ट से फाइट करने की, लाइक मस्टर्ड और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास नेचुरली कैपेबिलिटी होती है। हमने उनके अंदर वो जीन सेलेक्ट किए जो रिस्पॉन्सिबल थे फाइट करने के लिए। उन जीन को आइसोलेट करके उनमें से एक जीन कैसा है, कौन सा है हमारा, प्रोटीज इनहिबिटर प्रोड्यूसिंग जीन, यानी कि ये जीन क्या करता है, प्रोटीज इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है। अब हमने, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हमने जीन आइसोलेट किया किससे, प्लांट से, किसी भी प्लांट से जिसके पास वो प्रेजेंट था। कौन सा जीन, प्रोटीज इनहिबिटर जीन। ये प्रोटीज इनहिबिटर जीन हमने आइसोलेट कर लिया, कहाँ से, किसी प्लांट से। अब ये हमने आइसोलेट करने के बाद ये क्या बनाता है, पीआई प्रोटीन बनाता है, यानी कि प्रोटीज इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है, पीआई प्रोटीन बनाता है। ये पीआई प्रोटीन क्या करती हैं,
ऐसा जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है प्रोटीज इनिबिटर, यानी कि प्रोटीज को ये इनिबिट करती हैं। अब प्रोटीजेस क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीजेस क्या होते हैं। प्रोटीजेस जो होते हैं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, प्रोटीजेस एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया होगा, यस, हियर इट इज। प्रोटीजेस परफॉर्म सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इंसेक्ट के मिडगट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के मिडगट में प्रेजेंट एंजाइम होते हैं। ये क्या काम करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो भी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि इंसेक्ट के पास जो सिचुएशन है, यहां पर हम समझ लेते हैं इस चीज को। ये इंसेक्ट है, इसके पास क्या सिचुएशन है, ये एक इंसेक्ट है, इसके पास कौन से एंजाइम है, प्रोटीएजेज एंजाइम है। इसके पास क्या एंजाइम है, प्रोटीएजेज। ठीक है, ये प्रोटीएजेज एंजाइम इंसेक्ट में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, इसका डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया, ये हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमारा प्लांट है और इस प्लांट के अंदर हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस एक ट्रांसजीन। कहां से लिया ये ट्रांसजीन हमने, ये ट्रांसजीन ये क्या बनाता है, पीआई जीन। ठीक है, ये पीआई जीन ले लिया हमने और ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ट्रांसजीन है। ठीक है, दिस इज द ट्रांसजीन। ये ट्रांसजीन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के अंदर। अब ये भी क्या बनाएगा, प्लांट भी पीआई बनाएगा, प्रोटीज इनिबिटर्स बनाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि प्रोटीजेस क्या है, एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कहां पर प्रेजेंट है, किसी इंसेक्ट के गट में प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर हमने एक प्लांट रेडी कर लिया है। कैसे, एक प्लांट जो नेचुरली प्लांट थे हमारे, जिनके पास प्रोटीज इनिबिटर जीन था, वहां से जीन को आइसोलेट किया और अपने टारगेट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब ये जो हमारा टारगेट प्लांट है ये भी ट्रांसजेनिक बन चुका है, ये भी प्रोटीज इनिबिटर बनाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो इंसेक्ट है, ये जो इंसेक्ट है हमारा, ये यहाँ पर आएगा और इस प्लांट के ऊपर फीड करेगा। जब इस प्लांट के ऊपर ये इंसेक्ट फीड करेगा तो क्या करेगा कि ये प्रोटीज इनिबिटर्स हमारे इंसेक्ट के जो प्रोटीजेज हैं उनको इनिबिट करना शुरू कर देंगे। इन प्रोटीजेज को इनिबिट करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो प्रोटीज एंजाइम है वो वर्क नहीं करेंगे और जो इंसेक्ट हमारा इस प्लांट से जितने भी न्यूट्रिएंट ले रहा था कि वो उन्हें ना तो अब्सॉर्ब कर पाएगा और ना उन्हें डाइजेस्ट कर पाएगा। जब उन न्यूट्रिएंट्स को वो ना डाइजेस्ट कर पा रहा है और ना उन्हें अब्सॉर्ब कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अल्टीमेटली किसी भी इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और जब इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी तो फर्दर उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और इस तरह से जो इंसेक्ट है वो प्लांट पर उनकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होते हुए हमारे प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट डैमेज नहीं कर पाएंगे। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है स्लाइड के अंदर। यू कैन सी कि व्हाट आर प्रोटीजेज और प्रोटीज इनिबिटर्स क्या होते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीजेज क्या काम करते हैं। आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन द स्लाइड एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं, क्या क्या अप्रोचेज हैं जो हम पहले कन्वेंशनल ब्रीडिंग या स्प्रे करना जो हम प्राइमरीली यूज करते थे इंसेक्ट से फाइट करने के लिए प्लांट में, और फिर अभी कैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप कर रहे हैं जो इंसेक्ट से फाइट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और क्रॉप को डैमेज नहीं हो रहा है। जो फूड क्रॉप्स है हमारी और ऐसी ऐसी जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं वो किस किस टेक्निक पर बेस्ड है, ये सब कुछ मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स बाय यूजिंग दीज स्लाइड्स। थैंक यू सो मच।